के मित्र से साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 174 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने मौर्य समाज के राज्य पर अधिकार कर लिया। जिस नए राजवंश की स्थापना उसे पूरे देश में शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया था। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक और हुए जिनके नाम थे अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, 3 अज्ञात शासक भगवत और देवभूति। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पूर्ण जागरण काल माना जाता है। मानव आकृतियों के आंकलन में कुशलता दिखाई गई है। एक चित्र में गरुड़, सूर्य तथा दूसरे में श्री लक्ष्मी का अंकन अत्यंत कलापूर्ण है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। शुंग के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिक मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। स्वर्ण मुद्रा, निष्कस दिनार, सुवर्ण मातृक कहा जाता था। तांबे के सिक्के कशासन कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द आया है। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के लोगों के मस्तिष्क, परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा को प्रतिबिंबित कर सकने में अधिक समर्थ है। काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। भरहुत, सांची, बेसनगर की कला भी उत्कृष्ट है। कन्नौ वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त कर कन्नौ वंश की स्थापना की। कन्नौ वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वासुदेव पाटलिपुत्र के कन्नौ वंश का प्रवर्तक थे। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कन्नौ वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट सुस्मी कन्या अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था और मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कन्नौ वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण और अंत में सुस्मी, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया था। इस वंश के 4 राजाओं ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना महाराजा गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। उनका वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र घटोत्कच था। चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण के अवसर पर 302 ईस्वी को गुप्त संवत भी कहा गया है। चीनी यात्री इतिसंघ के अनुसार मगध के मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव को दान दिए थे। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक थे। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। 270 ईस्वी पूर्व से
320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम यह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था जो 320 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक था जो प्रथम स्वतंत्र शासक था। यह विदेशी को विद्रोह द्वारा हटाकर शासक बना। इसने नवीन संवत की स्थापना की। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी देवी से विवाह संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 350 ईस्वी। पुराणों तथा प्रयाग प्रशिस्त से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 350 ईस्वी में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी देवी के गर्भ से हुआ था। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें प्रक्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विंस्टेक स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। यह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय 385 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्ता देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने 385 से 495 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भगवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कादम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया। कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल में था। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त था सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्वरुद्रदेवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। यह कुमारगुप्त के 62 का राज्यपाल था। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उसका
और उस पर विजय प्राप्त की। उसने 12 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहिए अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। हुनों का आक्रमण। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। हुन मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। हुनों ने अपनी जनसंख्या और प्रसार के लिए 2 शाखाओं में विभाजित होकर विश्वभू के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। पूर्वी शाखा के हुन ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। गुप्तोत्तर बिहार। गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में पतन हो गया। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। इसमें एक था उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब 2 शताब्दी तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है। परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कुमारगुप्त ने 510 ईस्वी से 521 ईस्वी तक की स्थापना की। कुमारगुप्त यह उत्तरगुप्त वंश का चौथा राजा था, जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसका प्रतिद्वंदी मौखरी नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय प्रयाग में पुष्यार्जन हेतु प्राणांत करने की प्रथा प्रचलित थी। पाल वंश यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था। जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गहरा संकट उत्पन्न हो गया, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता फैली थी। आदित्य सेन माघवगुप्त की मृत्यु 650 ईस्वी के बाद उसका पुत्र आदित्य सेन मगध की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। अफगढ़ और शाहपुर के लेखों से मगध पर उसका आधिपत्य प्रमाणित होता है। आदित्य सेन ने 675 ईस्वी तक शासन किया था। मौखरी वंश का शासन उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद स्थापित हुआ था। गया जिले के निवासी मौखरी लोग, जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय उत्तर गुप्त वंश के लोगों की तरह सामंत थे। मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। मौखरी वंश के शासकों को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमारगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ईशान वर्मा ने मौखरी वंश से मगध को छीन लिया था।